स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ऑप्शन बी, भीमबेटका। ये भीमबेटका कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए। प्रागै प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए। काल की चित्रकारियों के लिए। बात करें जो भारत में जो चित्रकारी युग थे वो 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं यहीं से। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? 500 जो चित्रकारी शिलायुक्त शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 500 चित्रकारी शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 500 चित्रकारी शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 500 चित्रकारी शिलाश्रय यहीं से प्राप्त हुए हैं। अंत में इसको भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यानी यूनेस्को द्वारा 2003 में 2003 में भीमबेटका को भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसमें? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? जो विशाल स्नानागार है वो इनमें से किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? बात करें इसकी, जो विशाल स्नानागार है उसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी थी? तो लगभग 11.88 मीटर लंबाई थी। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी थी? तो 7.01 मीटर के आसपास। 7.01 मीटर के आसपास। और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर। ये किस स्थान पर पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। इसे मार्शल ने तत्काल इसे मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक कहा है। इसे तत्कालिक विश्व का मार्शल ने तत्कालिक तत्कालिक विश्व का तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। तत्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण की ओर बनी हुई हैं। इसमें जो सीढ़ियां हैं वो उत्तर और दक्षिण की ओर बनी हुई हैं। सीढ़ियां उत्तर तथा दक्षिण की ओर बनी हुई हैं। सीढ़ियां उत्तर तथा दक्षिण दिशा की ओर बनी हुई हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? जो जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाते थे उन अध्यापक को इनमें से क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था उपाध्याय। ऑप्शन सी, उपाध्याय। ये जो पाणिनि थे वो उन्होंने अध्यापक को 4 प्रकार बताया है। पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापक बताए हैं। कितने प्रकार के? तो पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापक बताए हैं। 4 प्रकार के अध्यापक बताए हैं। पहले पे कौन आते हैं? तो नंबर 1 पे आते हैं आचार्य। पहले पे कौन आते हैं? आचार्य, जो कि ये सबसे ऊंचे पद पर होते हैं या फिर सबसे पहली श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आते हैं प्रवक्ता। आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणीय। इसके बाद हैं अध्यापक। आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणी और अध्यापक। इनमें पहले पे कौन आते हैं? पहले पे आते हैं आचार्य। आचार्य जो कि अध्यापक की सबसे बड़ी क्या होती है? पदवी होती है। जो आचार्य है वो अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी होती है। अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी होती है। अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी होती है। बात करें यहाँ पे दिया है उदरवयु की, तो ये किसे कहता है? तो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं।
यजुर्वेद में यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित। मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित। उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो कहता है अथर्व। उच्चारण करने वाले पुरोहित। जो यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहता है? तो अथर्व कहा जाता है। जबकि जीविकोपार्जन हेतु जो बात वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्हें क्या कहता था? तो उपाध्याय कहा था। पाणिनि ने अध्यापक के 4 प्रकार बताए हैं। पहले पे कौन बताए? आचार्य। दूसरे प्रवक्ता। तीसरे पे श्रेणी। चौथे पे अध्यापक। ये जो आचार्य है वो अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अन्य सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो किस पुराण में मिलेगी? मत्स्य पुराण। ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। इस सातवाहनों का जो सातवाहन है इनका इतिहास जानने के लिए मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण जरूरी है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण। मत, मत्स्य पुराण और क्या? वायु पुराण। वायु पुराण। इनका इतिहास जानना है तो मत्स्य पुराण और वायु जो वायु पुराण है वो बहुत उपयोगी साबित होता है। मत्स्य पुराण में क्या दिया है? तो मत्स्य पुराण जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। मत्स्य पुराण में गौतमी पुत्र सातकर्णी उसे 23वां राजा माना गया है। इसको 23वां राजा माना गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को 23वां राजा माना गया है। 23वां राजा माना गया है। जो वायु पुराण में मुख्यतः क्या है? तो वायु पुराण में मुख्यतः जो गुप्त राजा उनकी नाम मिलते हैं। वायु पुराण में गुप्त राजाओं के नाम मिलते हैं। वायु पुराण में गुप्त राजाओं के नाम मिलते हैं। गुप्त राजाओं के नाम मिलते हैं। बात करें विष्णु पुराण की तो इसमें मौर्य राजाओं का उल्लेख है। विष्णु पुराण की तो इसमें मौर्य राजाओं का उल्लेख है। इसमें मौर्य राजाओं का उल्लेख है। विष्णु पुराण में मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस वंश के शासक निम्नलिखित में किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? तो किस वंश के शासक की जो सीमाएं हैं वो जो साम्राज्य की सीमाएं थी वो भारत से बाहर तक फैली थी? तो थे कुषाण वंश। हो जाएंगे कुषाण वंश। इनको हो जाएंगे कुषाण वंश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है इंडिका का मूल लेखक निम्न में से कौन था? जो इंडिका थी उसका मूल लेखक कौन था? वो था मेगास्थनीज। ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। ये कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? दरबारी था। ये किसके द्वारा भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा। ये किसके द्वारा भेजा गया? तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा। सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर द्वारा क्या किया गया? भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। वो कब भेजा गया? तो लगभग 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से किस राज्य ने 1 रुपए में 1 किलो चावल योजना की शुरुआत की? इनमें से कौन सा राज्य जिसने 1 रुपए में 1 किलो राज्य की योजना जो है उसकी शुरुआत की? हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। मत की शुरुआत कब की गई? तो एक वहाँ की पार्टी थी डीएमए करके। डीएमके। डीएमके। इस पार्टी ने ये चुनाव घोषणा पत्र में ये बोला कि वर्ष 2009 में ये कब बोला? तो 2009 में बोला कि 1 रुपए में 1 किलो चावल या फिर 1 रुपए में 1 किलो चावल मिलेगा। ये कब बोला? 2009 के चुनाव घोषणा पत्र में। चुनाव घोषणा चुनाव घोषणा पत्र में क्या बोला? 1 रुपए में 1 किलो चावल। 1 रुपए में 1 किलो क्या है? चावल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सत्ता में आने के बाद इन्होंने ये लागू भी किया। सत्ता में आने के बाद लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? जो नागार्जुन थे वो
किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक। ये जो माध्यमिक को क्या बताया, तो इसके अलावा इसे शून्यवाद भी बोला जाता है। माध्यमिक को शून्यवाद भी बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, इसकी रचना इसकी रचना कौन है? तो इसकी रचना देखिए माध्यमिक कारिका। बात करें इसकी रचना की, रचना कौन हो जाएगी? माध्यमिक कारिका। रचना हो जाएगी माध्यमिक कारिका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इनमें से कौन सिख गुरु है जिसको अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन बी रामजात, रामदास। सिख गुरु के पहले सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? पहले गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। बात करें अर्जुन देव की, तो ये किस नंबर के गुरु थे? ये थे 5वें नंबर के। रामदास किस नंबर के थे? ये थे चौथे नंबर के। बात करें हर राय की, तो ये थे 7वें नंबर के। और तेग बहादुर की बात करें तो ये 9वें नंबर के सिख गुरु थे। इन्हें ये कब मिला रामदास को? तो 1577 ईस्वी में लगभग मिला। लगभग 1577 ईस्वी में अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी। जहाँ पर क्या बना? जहाँ पर अमृतसर नगर बसा। यहाँ पर क्या बसा? अमृतसर नगर। अमृतसर नगर। और इसके अलावा वहीं बना स्वर्ण मंदिर। ये बना क्या? स्वर्ण मंदिर बना। वहाँ पर क्या बना? स्वर्ण मंदिर बना। वहीं पर बना था स्वर्ण मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो क्या था? जैन उल अबिदीन। ऑप्शन ए जैन उल अबिदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। ये कब समाप्त किया? तो लगभग 1420 ईस्वी में। 1420 ईस्वी में जब इन्हें सिंहासन मिला। किसके सिंहासन में बैठे? तो ये अपने भाई अली शाह के भाई थे, यानी अली शाह के। इनके भाई कौन हो जाएंगे? अली शाह। इनके भाई जो थे, अली शाह के भाई के शाही खां, इनके सिंहासन पे ये बैठे। इन्हें क्या कहा जाता है? जैन अल-उबदीन को कश्मीर का महान शासक। इन्हें क्या कहा जाता है? तो कश्मीर का इन्हें महान शासक कहा जाता है। कश्मीर का महान शासक कहा जाता है इसे। कश्मीर का क्या कहता है? महान शासक कहा जाता है इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए आखिरी क्वेश्चन है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। ये हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो अफगान और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ? तो अफगान और मराठों के बीच। इसके बीच हुआ अफगान और मराठों के बीच। और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई? मराठों की। विजय कौन रहा? तो अफगान जो थे वो विजय रहे। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। वो कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। ये किसी बीच हुआ? तो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसी बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो कि विजयी रहा। बात करें पानीपत के द्वितीय युद्ध की, पानीपत के द्वितीय युद्ध की, तो युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किसके किसके बीच हुआ? तो अकबर और जम्मू के बीच। किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। हेमू, या फिर इसे कहीं कहीं हेमचंद्र भी लिखा मिल जाएगा। अकबर या हेमू या हेमचंद्र के बीच, जिसमें अकबर जो विजयी रहा। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।
वीडियो को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।